वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मैं रायबरेली पे आऊंगा, मैं गिरीश जी के पास जाऊंगा। गिरीश जी, जिस तरीके से ना चुनाव बड़ी देर में डिक्लेयर किया दोनों जगह कांग्रेस ने, हकीकत ये नहीं है कि इनके पास कार्यकर्ता नहीं था वहां। अगर पहली लिस्ट में नाम भेज देते मार्च में, तो सिनेरियो 25 मार्च को अगर डिक्लेयर हो जाता, क्योंकि कई जगहों के लिए किए, तो आज सिनेरियो दूसरा होता। और दूसरी बात, अब की अखिलेश ऐसा क्या जोड़ देंगे, क्योंकि पिछली बार सपा बसपा आरएलडी गठबंधन लड़ रहा था और उसने सपा ने हिस्से में ये 2 सीटें मांगी थी और दोनों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। इसका मतलब ये साफ था कि सपा बसपा कांग्रेस और एलडी एक प्लेटफॉर्म पर 2019 में लड़ रही थी अमेठी में। अब ऐसा क्या जादू चल गया कि एक आंकड़ा कबूल अहमद ने बताया कि अगर 5 विधानसभा अमेठी की जोड़ी जाए तो वो है, लेकिन हर विधानसभा का अपना मिजाज होता है चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। और राकेश प्रताप सिंह इधर भी चले आए हैं, महाराजी प्रजापति भी इस समय मदद नहीं कर रही। अगर समाजवादी पार्टी के चेहरे का वोट अगर माने उस समय जो 2 विधायक हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि ये थोड़ा ज्यादा एज दे रहे थे अभी फिरोज जी या कबूल जी, कि वहां पर ये लोग जीते हुए मान लिए जाएं कि इनको एज मिल सकती है? क्या आपका क्या रीडिंग है? अमित शाह जी के उस बयान पर ध्यान दीजिए जिसमें उन्होंने कहा कि ये 2 सीटें हमारे लिए 400 के बराबर हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है जब ये 2 सीटें उनके लिए 400 के बराबर हैं तो कांग्रेस के लिए और सपा के लिए कितनी महत्वपूर्ण होंगी। दूसरे, आपने कहा कि पहले क्यों घोषणा नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की ये रणनीति भी थी। और दूसरे, राहुल गांधी वायनाड में चुनाव लड़ रहे थे तो वहां किसी तरह का वो ये असर नहीं डालने देना चाहते थे कि देखिए ये वायनाड छोड़ के रायबरेली चले जाएंगे, जो कि अब होने वाला है। मैं यहाँ जोड़ दूं कि अगर राहुल गांधी रायबरेली से जीतेंगे तो वायनाड छोड़ेंगे, क्योंकि पारिवारिक सीट है। और सोनिया जी ने आज जिस तरह से भावुक अपील की है, पहले भी की थी आज भी की है, कि ये परिवार की सीट है तो परिवार की सीट को वो रिटेन करेंगे। तो ये सारी स्थिति देखते हुए उन्हें फैसला लेने में देर हुई। रणनीतिक तौर पर भी ये मैं समझता हूं उचित ही था। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था गिरीश जी, मेरा जी सवाल आपसे दूसरा था। मेरा सवाल ये था कि क्यों कांग्रेस वहां पर अमेठी में केएल शर्मा जीत जाएंगे स्मृति ईरानी से, क्योंकि ऐसा तो कोई वोट बैंक बड़ा नहीं गया। पिछली बार से अलग ही लड़ रहे हैं ना, इस बार तो कम से कम बसपा भी है मैदान में। हाई प्रोफाइल सीट्स पर चौहान जी जो वोट कटवा होते हैं उनका बहुत महत्व नहीं होता। और बसपा ने जो यादव प्रत्याशी उतारा है उसका काउंटर तो आज अखिलेश यादव ने कर दिया वहां पहुंच नहीं, करके। अमेठी में नन्हे सिंह चौहान उतरे हैं अगर मैं गलत नहीं हूं, और वहां ठाकुर प्रसाद यादव उतरे हैं रायबरेली में। बिल्कुल ठीक कहा, सॉरी, आप बिल्कुल आपने ठीक कहा। दूसरे ये है कि पिछले बार भी तो स्मृति जी 50-55 हजार वोटों से ही जीती थी, संभवतः 55,000। 55,000। हाँ, ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं थी। और जो हार तो पत्रकारिक बहुत हलकों बड़ी में, थी गिरीश जी, इसको मान लीजिए, हार बहुत चलिए बड़ी मान थी। लेता हूं, लेकिन मेरा भी ये मान लीजिए पत्रकारिक हलकों में ये चर्चा है लखनऊ में, राजधानी में, कि किस तरह से दबाव बना करके केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना करके और हेराफेरी कराई गई थी और इनको जितवाया गया था।
दूसरी बात यह है कि इन 5 सालों में स्मृति ईरानी ने केवल मोदी जी की जो कुछ योजनाएं हैं उनका गुणगान किया है, या फिर मैं राहुल गांधी और गांधी परिवार पर चलिए, पर्सनल मैंने अटैक आपकी किए बात हैं। मान ली, मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। नकवी जी के पास अब की जाऊंगा फिर से। पहले नकवी जी, मैं आप पास ये पूछूंगा कि मनोज पांडे के जाने से कितना और असर पड़ेगा, क्योंकि 1,67,000 से सोनिया गांधी जीती थी। ऊंचाहार का अच्छा वोट तो मिलता था और ऊंचाहार से जिता के भी भेजा था। मुझे याद है कि 2019 में मनोज पांडे खुद दावा कर रहे थे और खुद वोटिंग करवाने गए थे। इस बार वो नहीं है, सपा छोड़े कि नहीं, लेकिन आज अमित शाह ने डिक्लेयर कर दिया उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। ये मैं कैलकुलेशन में जाना चाहता हूं, क्योंकि एक राष्ट्रीय मुद्दा है नहीं कि एक उस पे वोट पड़ रहा हो कि अब की बार मोदी सरकार को चुन के देख लीजिए। 14 वाला, 19 वाला कोई पुलवामा दिख नहीं रहा है। तो ये जो माइनस है, आज बड़ा गुस्से में दिखाई दिए मनोज पांडे के लिए, मैं खुल के कहूँ, और राकेश प्रताप सिंह के लिए। मैंने वो बाइट भी सुनवाई थी, साउंड बाइट आपको, कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए दोनों नेताओं को घेरा। आपको रायबरेली में नहीं लग रहा है कि वहां तो कोई समीकरण भी नहीं बन पा रहे हैं ऐसे? जी पुष्कर जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, और अभी जो कबूल ने आंकड़े दिए थे दोनों की रोशनी में मैं बात करूंगा। एक तो मैं स्पष्ट कर दूं कि राजनीति अंकगणित का खेल बिल्कुल भी नहीं। यहाँ 2 और 2 सिर्फ 4 ही हो ये जरूरी नहीं है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। इस तरह का कुछ होता है, तो उस चीज को आधार ना। अब अगर ऊंचाहार की बात आपने छेड़ी है, संजोग से मेरा पैतृक निवास वहां है, मैं वोटर नहीं हूं, ये अलग बात है, मैं बाहर रह रहा हूं। तो मैं बता दूं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ जीते हुए प्रत्याशी मनोज कुमार पांडे मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर रहे भाजपा प्रत्याशी अमरपाल मौर्य भी भाजपा के साथ हैं, जो राज्यसभा सदस्य बन चुके हैं। तीसरे नंबर पर रहने वाली अंजलि मौर्य, जो बसपा प्रत्याशी थी और अभी भाजपा ज्वाइन करके वो प्रस्तावक भी हैं दिनेश प्रताप सिंह की। अगर सिर्फ आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो इस तरह से 90% से ज्यादा वोट भाजपा का हो चुका है ऊंचाहार में। तो फिर तो कोई बिल्कुल आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, अगर 2 और 2 4 होते हैं तो जोड़ लीजिए, 90% वोट भाजपा को मिल चुका है। एक तरफा मुकाबला हो गया, कोई मुकाबले में ठहर ही नहीं रहा। लेकिन विधानसभा वार भी आएगा परिणाम, और आप देख लीजिएगा कि ऊंचाहार का परिणाम रहा क्या जी। तो ये केवल अगर कोई राजनीति में क्रिया होती है तो उसकी प्रक्रिया भी, बिल्कुल, एक चीज अगर जुड़ती है तो दूसरी चीज हटती भी है। अभी राकेश सिंह की बात हो रही थी कि गौरीगंज वो आ गए, लेकिन उनके पुराने विरोधी चंद्र प्रकाश मटियारी की भूमिका इस वक्त क्या होगी, कैसे होगी, ये गौर करने की जरूरत हो। इसी तरह से मनोज पांडे आज भाजपा में आ गए, उनके चिर प्रतिद्वंदी अजय पाल सिंह की भूमिका क्या होगी, इन चीजों को नजरअंदाज करके आप केवल जोड़ लेते हैं, घटाने के अगर आप कायल नहीं हैं, इसीलिए तो परिणाम जो है अंकगणितीय तरीके मैं से खास तौर से कहूं, मेरे पैनल में सभी रायबरेली अमेठी के आसपास के ही हैं। कबूल जी भी रायबरेली से है, आपका भी नाता है, अनुपम जी इलाहाबाद से है, लेकिन आप समझ सकते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से रास्ता उनका लखनऊ से उधर ही से होकर जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल कई बार तो मैं वही तो जान ये रहा बात जो मैं अभी मैं मेरी वही बात पूरी- ये सियासी हवाबाजी या बड़े बड़े बयान, लेकिन नटशल में देखे ना कि कहां कहां क्या क्या है, वही आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैं उसी पर आ रहा था। ये बात तो एक हो गई पृष्ठभूमि में, जो अभी तक बातें आई उसके बारे में मैंने कहा। अब आप सोचिए कि जब मनोज पांडे जी फरवरी से भाजपा के साथ आ चुके थे, तो
जो कुछ आज 17 तारीख को हो रहा है उसे चुनाव के नामांकन के पहले या नामांकन के समय क्यों नहीं कर दिया गया? ज्यादा बेहतर होगा। रणनीतिक तरीके से एक संदेश जाता। वो तो क्या खुद ही मनोज पांडे जी भाई के पास कोई चर्चा तो ये राजनीति का थी कि चिराग हो सकता है रायबरेली से वो मनोज घुसेंगे पांडे और हुक्म मेरे आका करके कोई जिन हाजिर होगा और अगले 72 घंटों में एकदम परिणाम बदल कर रख देगा, क्योंकि इससे ज्यादा समय नहीं बचा है। तो ये चीजें कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दूरगामी संदेश देने के लिए प्रयोग की जाती है। मुझे लगता है कि मनोज पांडे का आज जो शामिल किए गए हैं भाजपा में, उसका संदेश रायबरेली से ज्यादा अमेठी में देने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि वहां के कुछ जातीय समीकरण जो है वो गड्ढमड्ढ हो रहे थे, जिससे भाजपा प्रभावित होती दिख रही थी। इसीलिए बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर यह रैली आयोजित की गई रायबरेली और अमेठी के, और मनोज पांडे को शामिल करके। और आपको पता होगा कि 2 दिन पहले मनोज पांडे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम पर स्मृति ईरानी के साथ पहले ही मंच साझा कर चुके थे। तो ये जो है वो संकेत निशाना कहीं और आपको दिख रहा है। इस रैली का संयोजक भी बनाए गए थे, वो सब लेने गए। लेकिन फिर क्या राकेश प्रताप सिंह इतने जरूरी नहीं थे? फिरोज जी, आपसे एक छोटा सा सवाल ले रहे हैं। राकेश प्रताप सिंह से फ्री में मेहनत कराई जा रही, उनको मंच पे लेके नहीं बोला जा सकता था क्या? वो तो ज्यादा बड़ा संदेश होता। जो आप मटियारी जी वाली बात कर रहे थे, चंद्र प्रकाश मटियारी की, बस वही मटियारी, और उनके मटियारी खुद बजाते खुद हो सकता है उतने प्रभावित ना हो, नाराज ना हो, वो दिख रहे हो साथ लगे हुए, लेकिन जो उनका समर्थक वर्ग है वो गड़बड़ाता दिख रहा है। वो इसलिए गड़बड़ाता मनोज दिखा। पांडे को भी, इसलिए मनोज पांडे को लगाया गया। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली जिस जगह हो रही है, क्या ये केंद्र में नहीं हो सकती थी? राहुल गांधी क्या इसे जो है उस सीट पर नहीं कर सकते थे जहां उनका प्रत्याशी निकटतम प्रतिद्वंदी था? क्या अखिलेश यादव इस रैली को उस जगह नहीं कर सकते थे जहां पर राकेश प्रताप सिंह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? ये रैली उस इलाके में की गई जहां से मौर्य वोटर, समाजवादी पार्टी ने अमेठी में पहली बार निचले तबके से, अति पिछड़े वर्ग से एक राजनेता तैयार किया, जो गायत्री प्रजापति के रूप में सामने आया। उसे ब्लॉक प्रमुख पहली बार बनाया। स्वाभाविक है, अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि एक राजतंत्र वाला सोच अभी है, बिल्कुल है। मगर गायत्री प्रजापति वाला तो देख लीजिए, वो तो सरेंडर है। मैं वहीं जा रहा हूं। गायत्री प्रजापति ने उस चक्रव्यूह को तोड़ा पहली बार अमेठी में, जो रजवाड़ों का एक चक्रव्यूह था, और उसमें एक आम आदमी दिखाई दिया। आज इसके पहले भाजपा जितनी आक्रामक थी प्रजापति को लेकर, आज उतनी ही रक्षात्मक दिख रही है कि उनकी बेटी, बेटे और पत्नी को लेकर घूम घूम कर वोट मांगे जा रहे हैं। यानी आज जो है उस जरूरत को समझा जा रहा है कि रजवाड़े हमारी नैया नहीं पार कर पाएंगे, यही आम आदमी पार करेंगे, उसमें जिसकी से है उसको आगे को। तो राहुल गांधी ने भी नंदमहर में इसीलिए राहुल गांधी की मीटिंग रखी कि वो बैकवर्ड क्लास की जो पॉकेट है उससे वो सिर्फ अमेठी नहीं बल्कि प्रतापगढ़ के भी एक क्षेत्र को मजबूत संदेश दे सके। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।